हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट की क्लास अब मैंने आपके स्टार्ट कर दी है। और ये 10 बजे की क्लास जो है वो मैंने रखी है लैंग्वेज क्लास, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज होता है। और सबसे अच्छी बात कि 40 नंबर में आना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, हिंदी की, इंग्लिश की और संस्कृत की, तीनों कंपलसरी हैं। कितना भी कठिन से कठिन पेपर भी आ जाएगा तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आप 35 से ऊपर नंबर इसमें लेकर आ सकते हैं। हालांकि आप पूरे लेकर आ सकते हैं, ग्रामर पोर्शन है, लेकिन मैं इस उस केस में कह रही हूँ कि जब कठिन से कठिन पेपर आ जाए तो भी 35 नंबर से ऊपर आपका कंफर्म रहता है, क्योंकि ग्रामर वही चीज सब कुछ है जो आपने बचपन से पढ़ी है, छोटी क्लासेस से। ग्रामर चेंज नहीं होती है, सबसे अच्छी बात है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना और उसको याद रखे रहना ये ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, तीनों सब्जेक्ट देखेंगे एक साथ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सप्ताह अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधाराएं है या द्विगु है? तो इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ समास का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सप्ताह में जो पहला शब्द रहता है वो रहता है सप्त, यानी 7 दिन के लिए, 7 दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इस एक संख्यावाची शब्द आ रहा है सबसे पहले, ये हो जाता है आपका द्विगु समास। अगला प्रश्न देखेंगे, रोग पीड़ित कर्मधाराएं है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? तो देखिए, रोग पीड़ित का मतलब क्या हो गया, रोग से पीड़ित। सही है ना, रोग से पीड़ित, यानी कि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। और जहाँ पे भी कारक चिन्ह का लोप होता है वो हमेशा होता है आपका तत्पुरुष समास। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाता है आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? विष्णु के लिए, सूर्य के लिए, शिव के लिए या फिर इंद्र के लिए? पुरंदर, आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। कुसुम, प्रसून, अनंग, सुमन। चलिए देख लेते हैं, उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनंग नहीं है, बाकी कुसुम, सुमन, प्रसून, और ये तीनों बहुत ही फेमस पर्यायवाची है पुष्प या फूल शब्द के। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, परछिद्रान्वेषी। जो हमेशा दूसरों में कमी निकालता रहता हो, उनकी गलतियां ढूंढता रहता हो कि उनमें ये है, ऐसा है, वैसा है करके, तो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वो होता है परछिद्रान्वेषी। शुद्ध शब्द हो जाता है आपका। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? विमाता, सुमाता, कुमाता, जामाता। तो यहाँ पे उत्तर सही होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है, विमाता। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? करण, कर्म, कर्ता, अपादान। तो कारक चिन्ह तो आपको याद ही है, कर्ता ने कर्म को इस तरह से करके। तो अगर ये याद है तो ये आपको बहुत इजीली बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होता है, करण कारक है, क्योंकि से लगा है ना, तो कारक चिन्ह से जो है वो करण कारक का चिन्ह है। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य है, यानी कि ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाला एलिमिनेट करिए, कोई ना कोई वाक्य तो ये होगा ही। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों ने गेस किया है सही है, मिश्र वाक्य है। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं। ये दो, यहाँ पे दो सेंटेंस, दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये आश्रित है, एक जो है एक दूसरे पे आश्रित। अगर सिर्फ लिखते हैं जो विद्वान होते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, वाक्य का कोई सेंस निकलेगा नहीं। या फिर वे विनयी होते हैं इतना बस लिख दें, ये नहीं लिखेंगे तो भी उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये दोनों ही जो है, ये मिला के जो वाक्य बनाए हैं वो विशिष्ट वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है क्या? शुद्ध भूल जाना, बहुत कष्ट होना, बचपन याद करना या बच्चों जैसा व्यवहार करना। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका, छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट होना, बहुत तकलीफ मिलना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आकाश पाताल का अंतर होना, ऊंट
पटांग बात करना, उठ पटांग बात करना, आई मीन राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना या फिर राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास करना। तो देखिए यहाँ पे जमीन आसमान, किसी भी चीज़ में जब आकाश पाताल का जो अंतर होता है, यानी कि बहुत अधिक अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम अपोजिट अंतर होता है किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये लोकोक्ति यूज़ की जाती है। यहाँ पे ये सी वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना के लिए नहीं, नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की तुलना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आ जाते हैं आप संस्कृत की ओर। तो संस्कृत भाषा में पहला प्रश्न आपका हो जाता है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं कितने? 3, 2, 4 या 1? बेसिक से हम चल रहे हैं, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे सीरीज़ आपकी बढ़ती जाएगी, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा आपकी प्रैक्टिस सेट का। तो ये हम सबको पता है कि संस्कृत भाषा में जो होते हैं 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वे शब्द और सर्वनाम शब्द जो पुरुष स्त्री एवं दोनों के न होने का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वचन, लकार, लिंग, विशेषण। प्रश्न आपको अगर थोड़ा कंफ्यूज करे तो परेशान मत होइए। कोई भी वो शब्द जो होते हैं जो पुरुष होने या स्त्री होने या दोनों के न होने का मतलब है कि न तो स्त्री न पुरुष, यानी नपुंसक लिंग होने का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे कहलाते हैं क्या? आसान प्रश्न है ये तो, आई थिंक। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही चला जाता है आपका, पुलिंग। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्य के कहने की विधि को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वाक्य को हम जो कहते हैं वो कहने की जो मेथड होती है, विधि होती है, वो क्या कहलाती है? वाच्य, कारक, समास या अन्योक्ति? उत्तर देखते हैं इसका। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाच्य होता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? वॉइस कहते हैं, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव में कहते हैं या पैसिव में कहते हैं, ऐसे ही आपका हिंदी या संस्कृत में भी वाच्य हो कहा जाता है। किसी को भी आप कर्म वाच्य में कहते हैं या भाववाच्य में कहते हैं या कर्तृवाच्य में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संस्कृत में वाच्य होते हैं कितने? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के? तो जस्ट अभी मैंने नाम गिना दिए हैं, तो इसमें कोई डाउट अब नहीं रह गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही उत्तर, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्तृवाच्य वाक्यों में क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की जाती है? कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार या विशेषण के अनुसार? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कर्तृ मतलब कर्ता के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो आंसर हो जाता है। भाववाच्य में भाव के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। इनमें से द्विवचन का पद है क्या? बालकः, नरान, मुनि, शिशवः। कौन सा शब्द द्विवचन में लिखा है? अब मैंने आपको देखिए थ्योरी पढ़ाई है, कारक पढ़ाया है, विभक्ति पढ़ाई है, वचन पढ़ाया है, ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप, सारी चीज़ों की थ्योरी पढ़ा रखी है, प्रैक्टिस भी करा रखी है। अब आपने नहीं की है तो प्लीज़ आपको जाना पड़ेगा संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट में और करना पड़ेगा प्रैक्टिस, पढ़ना पड़ेगा थोड़ी सी थ्योरी अगर वीक है संस्कृत तो। बाकी हम यहाँ पे डेली देखेंगे प्रैक्टिस। सही आंसर इसके लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मुनि, ठीक है। इनमें से द्विवचन का रूप, अब क्या बोल रहा है कि द्विवचन का रूप जो नहीं हो वो बताना है। शिशु, जगती, मुनि, मुनयः। अभी आपने देखा कि मुनि जो है वो तो द्विवचन है, यहीं पे देखा है आपने, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है, बाकी जो बचा है उसमें से देख लीजिए। तो मुनयः जो है ये नहीं आ जाता है, बाकी जितने भी हैं शिशु, जगती, मुनि, ये तीनों ही द्विवचन के रूप हैं। द्वंद्व समास से बने शब्दों में किस वचन का प्रयोग होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसे शब्द जो द्वंद्व समास से बने होते हैं वो कौन से वचन में होते हैं? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या होता है। द्विवचन में होते हैं क्योंकि द्वंद्व समास में बेसिकली 2 पद होते हैं, दोनों ही जो है एक समान इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, द्विवचन हो जाता है। तो और कृत प्रत्यय, प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो कौन कौन से लिंग में होते हैं, यानी कि
ये प्रत्यय जो है वो कौन से लिंग के शब्दों में लगाए जाते हैं? पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, में से कोई नहीं के? किसी में तो लगा ही जाते होंगे, तो ये एलिमिनेट करिए। चलिए देख लेंगे उत्तर क्या होता है इसके लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नपुंसक लिंग शब्दों के। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंग्लिश पर, क्योंकि इंग्लिश का भी वेटेज 10 मार्क्स का रहेगा आपका सुपर टेट में, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज है। और सबसे बड़ी बात कि आना है वही बेसिक ग्रामर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। यूज एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यहाँ प्रपोजिशन लगाइए फटाफट से। माई कजन विल अराइव ब्लैंक संडे। मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ कि पिछले करीब 2 से 3 महीनों से हमारी क्लास जो है इंग्लिश की रेगुलर चल रही थी। इंग्लिश के मैंने आपको 75 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराए हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ाई है। तो करीब 75 से 80 के करीब आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर की सारी थ्योरी आपको इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है, आप चेक कर लीजिएगा। सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो आपका जाता है कि माई कज़न विल अराइव ऑन संडे, क्योंकि दिनों के नाम के पहले निश्चित दिवस हो, अगर कोई दिन की बात हो तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं हम। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सैंग्विन। इसका अर्थ यानी सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। मैं थोड़ा हिंट आपको कर दूँ, इसका अर्थ होता है आशावादी, खुशमिजाज टाइप का जो इंसान होता है, जिसको हमेशा आशापूर्ण रहता है, होपफुल रहता है, वो। तो इसका समानार्थी जो शब्द हो जाएगा वो हो जाता है इन ऑप्शंस में से आपका ऑप्टिमिस्टिक, जिसका अर्थ होता है आशावान। ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। पिक आउट द सुटेबल वन वर्ड। ऑल राइट, समथिंग दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। कोई चीज़ जो भविष्य में हो सकता है कि हो सकती है, भविष्य में हो, क्या कहलाएगी एक वर्ड में इंग्लिश में? भविष्य में घटित होने की संभावना हो जिस चीज़ की, यानी कि निश्चय नहीं है पर संभावना है। माइट लगा है तो मतलब संभावना है, होगी कि नहीं ये नहीं पता। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिजेंसी। इसका अर्थ होता है अनिश्चित या संभाव्यता। इंश्योरेंस का तो मतलब सबको पता है, बीमा, सुरक्षा बीमा वगैरह जो रहती है। इमरजेंसी, आपातकाल। और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी या आगम भी कहते हैं इसे, भविष्यवाणी के लिए ज़्यादा यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ हम अपना क्वेश्चन। लिटरल, इसका अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम। लिटरल शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक, शब्दशः, यानी कि वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड। और आपको बताना क्या है इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट हो जाता है फिगरेटिव। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगरेटिव मतलब शब्दों का अलंकारिक प्रयोग, है ना, न वर्ड्स का यूज़ ना जिसमें किया जाए। ऑल राइट, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें वॉइस आपको चेंज करनी है। द ऑथर रॉट द बुक इन 1 मंथ। ठीक है, तो यानी कि ऑथर की वर्ड यूज़ होता है जो भी किताब पुस्तक होते हैं उनके लेखकों के लिए, तो उसने जो है 1 महीने में किताब लिखी। रॉट लिखा है तो मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, चेंज करिएगा आप इसे। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस को चेंज करते हैं उसका मतलब पैसिव वॉइस में, तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस है जहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आंख बंद करके आपका यही आंसर सही हो जाता है। द बुक वॉज रिटन इन 1 मंथ, दैट मच। वर्ब की फॉर्म आपको पता है पैसिव में थर्ड यूज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ब फिल करना है, क्या आएगा? 10 miles ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक, आर, इज, आर बींग, आर नॉट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है इज। भले ही ये 10 माइल्स लिखा है कि मतलब 10 माइल्स ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक निश्चित मात्रा या निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है ना, कि एक फिक्स है, कोई संख्या का बोध नहीं करा रहा है, ये मात्रा का बोध करा रहा है। तो ये एक सिंगुलर वर्ब हुआ, और सिंगुलर वर्ब के मतलब सिंगुलर के साथ ही ये सिंगुलर टोटल ओवरऑल हुआ, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरेशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, सी सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। तो उसने पूछा, हम उससे क्वेश्चन किया, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर?
अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं भूल जाती हूँ बोलना, प्लीज़ लाइक कर दी ज़रूर कर दिया करिए, और शेयर ज़रूर करिए। आपकी मुझे थोड़ी सी ये हेल्प चाहिए कि शेयर करिए, क्योंकि मेहनत तो कर रही हूँ, कंटेंट भी प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं शेयर नहीं हो पा रहा है। फिर भी काफ़ी लोग व्हाट्सअप पे शेयर करते हैं, जैसा कि मुझे अपने एनालिटिकल में देखने को मिलता है कि व्हाट्सअप से सबसे ज़्यादा शेयरिंग हो रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सभी लोगों को जितने लोग शेयर करते हैं। या चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पहली बात तो वो पूछ रही है, उसने मुझसे पूछा, तो पूछने के लिए आस्क लगाना है, तो शी आस्क मी। अब उसने क्या पूछा, वाई। अब क्योंकि उसने मुझसे पूछा है कि तुम कैसे जा रही, तो मैं अपने, जब वही सेंटेंस मैं बोलूँगी तो मैं तुम की जगह मैं लगाऊंगी, अपने लिए वर्ड यूज़ करूँगी तो आए। फिर पास्ट टेंस में, कि पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस में जो जाएगा हैड, हैव की जगह हैड हो जाएगा। फील्ड का फील्ड ही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल फिल करना है। ब्लैंक डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर। कहना तो ये चाह रहे हैं कि हाँ, उसने जो है उसके द्वारा 1 दर्जन पेंसिल खरीदी गई। मैंने हिंदी में बता के पूरा ही हिंट कर दिया है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय हर। ये आ जाएगा 2 डजन, 3 डजन, कितने भी डजन्स हों। डजन का अर्थ होता है दर्जन, तो उसके साथ आपको ए का ही यूज़ करना है। एन का, या एन का यूज़ तो संभावना ही नहीं है, ऐसे भी ये कॉन्सोनेंट से है तो इसका यूज़ आ नहीं सकता। द का यूज़ करना नहीं है, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपने नो आर्टिकल का सोच रखा था कि ऑलरेडी डजन का अर्थ 12 होता है, तो इसके साथ हम एक कैसे ए का मतलब होता है एक, तो एक और डजन हम कैसे लगा सकते हैं, तो हिंदी में इसको बोलिए 1 दर्जन पेंसिल, राइट। तो वहाँ पे आपका ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। यूजिंग द करेक्ट सफिक्स कन्वर्ट द वर्ड मॉइस्ट इनटू अ नाउन। ऑल राइट, इनमें आप मॉइस्ट में ऐसा कौन सा सफिक्स यानी कि प्रत्यय लगाएंगे कि ये शब्द जो है वो नाउन में परिवर्तित हो जाए, एक नाउन बन जाए। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आता है। मॉइस्ट में आप यू आर ई लगा दीजिए, बन जाता है मॉइस्चर, इसका अर्थ होता है नमी, एंड ये एक नाउन वर्ड है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसको चेंज करिए आप इंग्लिश में, यानी कि ट्रांसलेट करिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ट्रांसलेशन का जो सिस्टम है वो बताया था कि आपको स्ट्रक्चर पे चलना है, तो उसी हिसाब से कर डालिए इसको। आप देख रहे हैं लास्ट में ता है, आया है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो है स्ट्रक्चर लगेगा। और उसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे है पानी, तो हमने लिख लिया वाटर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के लगेगा हिसाब से, क्योंकि वाटर आपके सिंगुलर में यूज़ होता है। तो बॉयल, उबलने को बोलेंगे बॉयल, उसमें एस लगा देंगे। फिर ये आपका क्या है, कर्म है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये लिख दिया। और प्रिपोजिशन इसके साथ हमेशा हम बॉयल्स के साथ एट यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर लिखा है तो टेम्परेचर के पहले हम एट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जाता है। ऑल राइट, तो ये छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।